15 नवंबर 2009, मुंबई। रात के 11 बज रहे थे। ट्रॉम्बे की उस सड़क पर अंधेरा था, लेकिन ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था। ये अंधेरा कुछ और था। बाग का गेट, भारत का सबसे सुरक्षित परमाणु अनुसंधान केंद्र, जहां हर इंसान की पहचान 3 बार जांची जाती है, जहां बिना क्लियरेंस के एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस रात उस गेट से एक शख्स बाहर निकला, डॉक्टर के जोशी, सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 24 साल की सर्विस, भारत के थोरियम रिएक्टर प्रोग्राम के सबसे अहम दिमागों में से एक। वो गेट से निकले, अपनी स्कूटर उठाई और चल पड़े, फिर कभी नहीं लौटे। अगले दिन सुबह जब उनकी पत्नी ने बाग को फोन किया, जवाब मिला। वो तो कल रात ही निकल गए थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली, ट्रॉम्बे रेलवे ट्रैक पर। पुलिस ने कहा आत्महत्या, बाग ने कहा व्यक्तिगत मामला, सरकार ने कहा कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने कहा यह आत्महत्या नहीं थी, ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये उन 11 वैज्ञानिकों की कहानी है जो भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे और जो पिछले 30 सालों में एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मरते गए। कोई ट्रेन से कटा, कोई कुएं में मिला, कोई अचानक बीमार पड़ा और चला गया। हर बार एक ही जवाब, आत्महत्या, दुर्घटना, प्राकृतिक कारण। लेकिन क्या इतने सारे वैज्ञानिक सच में इतने कमजोर थे, या फिर कोई नहीं चाहता था कि वो जिए? 1994, मुंबई। बाग, डॉक्टर लोकनाथन महालिंगम, उम्र 47 साल, परमाणु ईंधन प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख। एक सुबह वो काम पर नहीं आए, खोज हुई, जंगल में मिले, मृत। पुलिस रिपोर्ट, आत्महत्या। लेकिन उनके परिवार ने कहा उन्होंने 1 हफ्ते पहले कुछ बताया था, कुछ ऐसा जो उन्हें डरा रहा था। कोई उनसे कुछ मांग रहा था, कोई जानकारी जो वो देना नहीं चाहते थे। 2002, तमिलनाडु, कल्पक्कम, इकार, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम का दिल, डॉक्टर AMR श्रीनिवासन के एक करीबी सहयोगी। नाम सार्वजनिक नहीं है, आज भी क्लासिफाइड है। वो एक दिन लैब से निकले, अगली सुबह उनकी कार कल्पक्कम बीच के पास मिली, खाली, लाश कभी नहीं मिली। सरकार ने कहा डूब गए, लेकिन वो शख्स तैराकी में एक्सपर्ट था। 2009, वापस मुंबई। डॉक्टर के जोशी के बाद सिर्फ 3 हफ्ते में एक और बाग वैज्ञानिक, डॉक्टर उमंग सिंह, वो भी ट्रैक पर मिले। वो भी अकेले थे, वो भी रात को निकले थे। 2 वैज्ञानिक, 3 हफ्ते, एक ही जगह, एक ही तरह। पुलिस ने कहा कोइंसिडेंस, लेकिन क्या आप कोइंसिडेंस मानते हैं? अब यहां रुकिए। एक सवाल, अगर ये सिर्फ आत्महत्याएं थी तो CBI ने जांच क्यों नहीं की? अगर ये सिर्फ दुर्घटनाएं थी तो बाग ने इंटरनल इंक्वायरी क्यों बंद करवाई? अगर इनकी मौतों से देश को कोई खतरा नहीं था तो इनकी फाइल्स आज भी क्लासिफाइड क्यों हैं? यही वो सवाल है जो सोने नहीं देता। असली कहानी अब शुरू होती है। 2010, दिल्ली। एक RTI एक्टिविस्ट, नाम विवेक वर्मा, उन्होंने बाग से जानकारी मांगी। 1994 से 2010 के बीच कितने बाग वैज्ञानिकों की असामयिक मृत्यु हुई? जवाब मिला, यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आती है, देना संभव नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिकों की मौतें, राष्ट्रीय सुरक्षा। सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर ये सामान्य मौतें होती तो राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या खतरा? लेकिन अगर इन मौतों के पीछे कोई बड़ा राज है तो सब कुछ समझ में आता है। थ्योरी 1, विदेशी इंटेलिजेंस का हाथ। भारत का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए हमेशा से आग की किरकिरी रहा है। 1974 में पोखरण 1 के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। 1998 में पोखरण 2 के बाद फिर प्रतिबंध। लेकिन प्रतिबंधों से भारत नहीं रुका, तो क्या किसी ने दूसरा रास्ता अपनाया? भारत के थोरियम रिएक्टर प्रोग्राम को समझिए। दुनिया में यूरेनियम सीमित है, लेकिन थोरियम असीमित है, और भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम रिजर्व है। अगर भारत थोरियम रिएक्टर बना ले तो भारत एनर्जी में परमानेंटली आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह बात किसे पसंद नहीं? उन देशों को जो भारत को हमेशा एनर्जी के लिए अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते हैं। और जो वैज्ञानिक मरे वो सब थोरियम प्रोग्राम से जुड़े थे, सब, एक भी एक्सेप्शन नहीं। थ्योरी 2, अंदर का दुश्मन। 2004, एक बाग एम्प्लॉय को ISI से कांटेक्ट में पाया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल कभी पब्लिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जो बताया वो बताना सरकार के लिए शर्मनाक था। सूत्रों के अनुसार उसने कहा मैं अकेला नहीं था, बाग के अंदर एक पूरा नेटवर्क था जो वैज्ञानिकों की जानकारी बाहर भेजता था, और जो वैज्ञानिक इस नेटवर्क को एक्सपोज करने वाले थे उनका क्या हुआ आप समझ सकते हैं। थ्योरी 3, वो जानकारी जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए थी। ये थ्योरी सबसे डरावनी है। क्या होगा अगर इन वैज्ञानिकों ने बाग के अंदर कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था?
कोई करप्शन, कोई टेक्नोलॉजी लीक, कोई ऐसा सौदा जो ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। एक पूर्व बाग एम्प्लॉय ने, जो अब विदेश में है, एक इंटरव्यू में कहा, बाग में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में खुद सरकार को पूरी जानकारी नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स किसके लिए चल रहे हैं, ये सवाल पूछने वाले लोगों का करियर अचानक खत्म हो जाता था, और कुछ लोगों की जिंदगी भी। ये स्टेटमेंट किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली इंसान ने कहा, और उस इंसान ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जीना चाहता था। 2010। एक और नाम, डॉक्टर शुभम त्रिवेदी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम डिवीजन। वो अग्नि मिसाइल के एक क्रिटिकल कंपोनेंट पर काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने सीनियर को ईमेल किया, मुझे कुछ बताना है, बहुत जरूरी है, कल मिलते हैं। वो कल कभी नहीं आया। उसी रात उनकी कार हाईवे डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने कहा नींद में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने बताया वो उस रात बिल्कुल ठीक थे, एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। वो ईमेल आज भी क्लासिफाइड है। जिस सीनियर को भेजा था उसने कहा मुझे कोई ईमेल नहीं मिला। 2015। कल्पक्कम। एक कार के 3 जूनियर साइंटिस्ट्स एक साथ एक प्रोजेक्ट पर। सभी तीनों ने एक ही हफ्ते में मेडिकल लीव ली। सभी तीनों अस्पताल गए। सभी तीनों की रिपोर्ट एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग। लेकिन एक कार ने कहा हमारे फैसिलिटी में कोई लीक नहीं हुआ। तो फिर रेडिएशन कहां से आई? जांच हुई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट क्लासिफाइड हो गई। तीनों साइंटिस्ट्स आज किस हाल में हैं कोई नहीं जानता। अब असली सवाल, क्या भारत सरकार को इन सब मौतों के बारे में पता है? जवाब है हाँ। 2012 में पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या सरकार बार्ग और डीआरडीओ साइंटिस्ट्स की सस्पिशियस डेथ्स की जांच करेगी? जवाब था इस विषय पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 11 वैज्ञानिक, 20 साल, एक ही आंसर। ये जवाब नहीं है, ये चुप्पी है, और ये चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक और पहलू है जो शायद आपने नहीं सोचा। क्या हो अगर ये मौतें एक बड़े प्लान का हिस्सा नहीं थी? क्या हो अगर ये एक पैटर्न नहीं बल्कि एक सिस्टम की फेलियर थी? बार्ग में वैज्ञानिकों पर प्रेशर असाधारण होता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने कड़े हैं कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। परिवार से दूरी, दोस्तों से आइसोलेशन, और हर वक्त ये एहसास अगर गलती हुई तो देश को नुकसान होगा। ये प्रेशर किसी को भी तोड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं ये आत्महत्याएं इसी प्रेशर का नतीजा है। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई फॉरेन हैंड नहीं, बस एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही रक्षकों को खा जाता है। दोनों पॉसिबिलिटीज डरावनी है। अगर ये हत्याएं तो भारत के परमाणु कार्यक्रम के दुश्मन हमारे घर के अंदर है। अगर ये आत्महत्याएं तो हम अपने सबसे होनहार वैज्ञानिकों को एक ऐसे सिस्टम में झोंक रहे हैं जो उन्हें जीने नहीं देता। दोनों ही स्थितियों में भारत को जवाब देना होगा। डॉक्टर के जोशी की पत्नी, 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मेरे पति किसी से डरते नहीं थे, वो देश के लिए जीते थे। कोई ऐसा इंसान खुद ट्रेन के सामने नहीं जाता। कोई और था उस रात। मुझे यकीन है, ये यकीन 10 साल बाद भी वैसा ही है। लेकिन केस बंद है, फाइल सील है, और जो लोग जानते हैं वो चुप है। आज बाग में 2000 से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। वो हर दिन उस गेट से अंदर जाते हैं। हर दिन वो उस देश के लिए काम करते हैं जो उनका नाम भी नहीं जानता। उनके परिवार नहीं जानते कि वो किस प्रोजेक्ट पर है। उनके दोस्त नहीं जानते कि वो क्या सोचते हैं। वो अकेले हैं एक बड़े राज के साथ, और कभी कभी वो राज उनसे बड़ा हो जाता है। 1994 से 2015 तक 11 वैज्ञानिक, 11 रहस्यमय मौतें, 11 बंद फाइल्स, 11 परिवार जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं, और एक सरकार जो आज भी कह रही है कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं है, ये उस सच की कहानी है जो हम देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत न्यूक्लियर पावर बने। हम चाहते हैं कि अग्नि उड़े, सुरक्षा हो, ताकत हो। लेकिन जो लोग ये ताकत बनाते हैं उनकी ताकत कौन है? कोई नहीं। वो अकेले लड़ते हैं, अकेले जीते हैं, और शायद अकेले मरते हैं। अगला बार जब आप डीआरडीओ की किसी मिसाइल की खबर पढ़ें, जब आप बाग की किसी उपलब्धि पर गर्व करें, तो एक पल के लिए रुकिए और उन चेहरों के बारे में सोचिए जिनके नाम आपको कभी पता नहीं चलेंगे, जो गए और कभी नहीं लौटे। जय हिंद।